अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाजरीन, ये वीलॉग आज मैं कर रहा हूं कुछ दोस्तों की फरमाइश पे। इन दोस्तों की फरमाइश थी कि एक ख़ास लफ्ज़ और टर्मिनोलॉजी के हवाले से मैं बहम कुछ मालूमात उन्हें पहुंचाऊं। ये लफ्ज़ अक्सर आपने देखा होगा कि सहाफ़ी और सियासतदान इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है। आज से 2 से 3 दिन पहले हमारे एक मशहूर यूट्यूबर हैं, एंकर भी हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने भी अपने व्लॉग में कहा कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है। और अपने साथियों को भी ये कहा था कि ठीक है, फिर जैसे आप लोग कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आदमी आपको चीट करेगा और ये वही करेगा जो इससे तवक्को की जा सकती है। मेरी बात याद रखिएगा। और इमरान खान साहब की बात बाद में सच साबित हुई। भेजने वाले या सिफारिश करने वाले पछताए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के मामले पे उनको बाहर भेजने में दूसरा इख्तलाफ था। तीसरा इख्तलाफ, इमरान खान साहब ने अपनी बात मनवा ली, उन्होंने मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा इस तरह सजा याफ्ता मुजरिम मैं छोड़ता रहूं और पाकिस्तान से बाहर भेजता रहूं तो ये किस किस्म का बनाना रिपब्लिक बन जाएगा पाकिस्तान। तीसरा इख्तलाफ जो है वो इसराइल के मामले पर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सोच पैदा की जा रही थी जिसमें हमारे दोस्त अरब ममालिक भी थे जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान इसराइल के बारे में अपनी पॉलिसी को बतदरीज तब्दील करना शुरू करे। आखिर ये बनाना रिपब्लिक क्या है? क्या ये इतनी बुरी रियासत है कि कोई भी अपने मुल्क को उससे तशबीह देना पसंद नहीं करता? क्या इसका कोई हकीकी वजूद है? और अगर इसका वजूद है तो इसका पस मंज़र क्या है? नाजरीन, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, लातीनी अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है हंदूरस। ये 1502 में दरियाफ्त किया था कोलंबस ने। जैसे ही कोलंबस ने दरियाफ्त किया, यूरोप से टड्डी दल की तरह यूरोपियंस यहाँ आ गए और इन्होंने मुकामी लोगों को अपना गुलाम बना लिया। यहाँ लाखों एकड़ पर केलों के बागात थे और दुनिया में सबसे ज़्यादा केले हंदूरस में पैदा होते थे। इनका ज़रिया मुआश भी केलों की तिजारत थी। 1838 में मुकामी लोगों ने बगावत करके हस्पानियों को यहाँ से निकाल दिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। तिजारत के मामले में सबसे बड़ी 2 कंपनियाँ थीं हंदूरस में। एक कंपनी का नाम था यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, दूसरी कंपनी का नाम था स्टैंडर्ड फ्रूट कंपनी। ये दोनों तिजारत करती थी, एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में। 1901 में एक अजीब वाक़या पेश आया। इन दोनों कंपनियों के दरमियान तिजारती लेन देन के मामले पे झगड़ा हो गया और उस झगड़े ने एक जंग की सी सूरत हाल पैदा कर दी दोनों कंपनियों के दरमियान। जब ये लड़ाई बढ़ गई तो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का मालिक एक इंतहाई ताकतवर और बारसूख जनरल से मिलने के लिए गया। उस जनरल का नाम था अल-बासू। उसने जनरल अल-बासू से अपनी कंपनी की हिमायत के लिए कहा और उसकी मदद मांगी। जनरल अल-बासू ने उससे कहा कि तुम ताजिर लोग हो, तुम तिजारत करते हो, तुम्हारा इस जंग व जदल से क्या ताल्लुक़ है? तुम इस जंग को फ़ौरन ख़त्म करो। लेकिन उस ताजिर ने कहा कि जब अना दरमियान में आ जाती है तो ताजिर को सिपाही बनने में देर नहीं लगती। उस पर जनरल बासू ने उसे जवाब दिया कि जंग के लिए हथियार और हौसले की ज़रूरत होती है, तुम्हारे पास क्या है? ताजिर ने गुस्से से कहा कि हमारे पास केले हैं और हम आपको बताएंगे कि केले तोप से भी ज़्यादा मोहलिक साबित होते हैं। और ये कह के वो मुड़ा और वापस चला गया। और उसके बाद यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने सियासत में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। लेकिन सियासत में कदम जमाने से आप ये मत समझिए कि उसने कोई सियासी पार्टी बनाई। उसने सियासी पार्टी नहीं बनाई। उन्होंने सबसे पहले हंदूरस के चीफ पुलिस ऑफिसर को ख़रीद लिया।
اس کے بعد انہوں نے ہندورس کے وزراء کو خریدا، پھر وزیر اعظم کو خریدا، پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو ججز لگوا دیا، پھر انہوں نے گینگسٹرز پر مبنی ایک فوج بنا دیا اور اسے ہندورس کی فوج کا نام دیا، اور اس طرح تمام طاقتور اداروں پر اس طرح کے قبضے سے ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی اور اسٹینڈرڈ فروٹ کمپنی کو شدید نقصان ہونے لگا۔ لہٰذا انہوں نے ان کاروباری دوستوں سے جو یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں موجود تھے ان سے مدد کی درخواست کی۔ وہ لوگ ان کی فوجی، مالی اور سفارتی مدد کرنے لگے۔ اس طرح ایک دم ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسی دوران امریکہ کا ایک مشہور افسانہ نگار او ہنری ہندورس آیا ہوا تھا۔ اس نے وہاں 6 مہینے قیام کیا۔ اس نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو اس نے ایک ناول لکھا، اور اس ناول میں ایک کہانی تھی بنانا ریپبلک کے نام سے۔ اس کتاب کی جلد آپ ابھی یہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس نے جب یہ افسانہ لکھا 1904 میں تو امریکہ میں تہلکہ مچ گیا، اور اس طرح بنانا ریپبلک کی دنیا میں شہرت بھی ہو گئی۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ناظرین، ہندورس اور ہر اس ملک کو جو سیاسی طور پہ غیر مستحکم ہو، جس کی پارلیمنٹ بے اختیار ہو، جہاں فوج کو پارلیمنٹ سے زیادہ اختیارات حاصل ہوں، جس میں مافیاز کی حکمرانی ہو، جس میں سرکاری ملازمین اور ادارے حکمرانوں کے ذاتی ملازم سمجھے جاتے ہوں، جس کی عدالتیں سیاست دانوں کے تابع ہوں، اور جس کے الیکشن میں دھاندلیاں ہوتی ہوں، جس میں ڈکٹیٹرشپ ہو، جس میں کرپشن عام ہو، جس میں انصاف و قانون بکتا ہو، جس میں امن و امان نہ ہو، جس میں بیرونی طاقتوں کا رسوخ ہو، اور جس کی اکانومی IMF اور ورلڈ بینک کے زیر اثر ہو، اور جس میں اقتدار کرپٹ تاجروں، بے ایمان سیاستدانوں اور موقع پرست جرنیلوں کے گرد گھومتا ہو، اس ملک کو بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ پاکستان بنانا ریپبلک ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔